हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबों को हमारे यूट्यूब क्लास माँ भारती सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। हम इस क्लास में रेलवे एंड एसएससी में पूछा गया सारा एमसीक्यू करेंगे और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न। आज का प्रश्न है 51 नंबर के निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी नर्व फाइबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एपिडर्मिस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एपिडर्मिस। तो देखिए कि जो एपिडर्मिस होती है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। यह त्वचा की अस्तरित उपकला की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है, जैसे पहला सल्की परत, दूसरा स्वच्छ परत, तीसरा कनिकमयी परत, चौथा प्रारोही या अंकुरित परत। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तो संयोजी उत्तक कौन नहीं है? फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर देना है कि इनमें से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी रक्त। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अस्थि और रक्त जो है वे संयोजी उत्तक हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 ही करेगा कि तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है कि उपास्थि नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वे संयोजी उत्तक नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर संयोजी उत्तक नहीं है, उसमें तंत्रिका कोशिका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तक को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक अलग होता है और जो तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, जबकि अस्थि, उपास्थि, रक्त संयोजी उत्तक है। अस्थि, उपास्थि और रक्त जो है ये संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ही क्लास में क्लियर करना है, हम लोगों की क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं देखना है, कंटेंट ज़्यादा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाइड और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाइड और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है। ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए है कि अस्थायी, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है एक, ऑप्शन डी है नियमित। तो देखिए जो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अस्थायी है कि स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन या विश्राम होता है। ठीक है, जहां अस्थायी संकुचन या विश्राम होता है। इसका सही आंसर हो गया अस्थायी। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले उत्तक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं
बड़ी, पतली और सपाट होती है और इन्हें एक गोल केंद्रक होता है और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाया जाता है। यह विसरण सीमा का कार्य करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन ए अधिचर्म कोशिका, ऑप्शन बी मृदुतक, ऑप्शन सी स्थानीय उत्तक, ऑप्शन डी संयोजी उत्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधिचर्म उत्तक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अधिचर्म कोशिका, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में 3/10/2018 को। ठीक है, 3/10/2018 को पूछा गया है। देखिए इसका डिटेल कि बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं द्विगृहित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतरकोशीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाएं के समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अधिचर्म उत्तक, अधिचर्म कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक के प्रकार मतलब किस उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? किस उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? ऑप्शन ए तंत्रिका उत्तक के प्रकार, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी मांसपेशी, ऑप्शन डी संयोजी। तो किस प्रकार के उत्तक जो हैं वो ग्रंथियां बनाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल, ऑप्शन बी। इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क के नली आदि सभी उपकला उत्तक से बने होते हैं। घनाकार उपकला उत्तक वृक्क के नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहाँ तक उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिथेलियल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? ऑप्शन ए आयत फल की, जिसको क्यूबाइडल बोलते हैं, ऑप्शन बी ग्रंथिमय, ऑप्शन सी शल की, ऑप्शन डी स्तंभाकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयत फल की या क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए संयोजी उत्तकों में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी तंत्रिका उत्तकों में,
ऑप्शन डी पेशीय ऊतकों में या पेशी ऊतकों में। इसका डिटेल देख लीजिए पहले कि हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, आपको आंसर मिल गया कि हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक क्या है? कोलेजन। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्त्रावन करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजी ऊतकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकाशोत्तक एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक ऊतक जिसको फिलर टिश्यू का काम करता है? किसके बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है? ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशी के बीच, ऑप्शन बी त्वचा और हड्डी के बीच, ऑप्शन सी रक्त और त्वचा के बीच, ऑप्शन डी हड्डी और मांसपेशी के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियों के बीच। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखिए, है कि अवकाशी ऊतक, अवकाशोत्तक या अवकाशी ऊतक जिसको एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। कौन सा? यही एरियोलर टिश्यू। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच को भी जोड़ता है, त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्वचा और मांसपेशियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, इसमें से कौन है जो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? देखिए संयोजी ऊतक तो हम लोग जानते हैं कि रुधिर होता ही है, तो इनमें से कौन है जो लाल संवहनीय मतलब संवहनीय संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी रुधिर, ऑप्शन डी लाल रुधिर कणिकाएं। अब देखिए लाल लाल मतलब रेड बोल के ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा कर दिया है कि क्या लाल रुधिर कणिकाएं होगा कि प्लाज्मा होगा कि श्वेत रुधिर, ये WBC तो होगा नहीं, कि रुधिर होगा, ब्लड होगा। तो यहाँ ज़्यादातर लोग ब्लड और मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुधिर। ठीक है, रुधिर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लीजिए कि रुधिर जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, ब्लड, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ये हम लोग जान रहे हैं। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है, ये भी पता है, तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? प्लीहा में। ठीक है, ये भी जानते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है जो हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनीय संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो रुधिर को ही संवहनीय संयोजी ऊतक कहा जाता है। और जो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक पूछा गया क्वेश्चन में, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुधिर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि कंफ्यूजन मात्र 2 ऑप्शन पे रहते हैं। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को आदमी आसानी से छांट सकता है। ठीक है, कोई भी बच्चे आसानी से 2 ऑप्शन को छांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन मात्र 2 ऑप्शन को ही फंसाता है और उसी में गलत हो जाता है। आप जो मारिए उसी में गलत हो जाता है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो मारिए वो गलत हो जाता है और दूसरा वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती है। अभी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े भी थे कि कौन सा ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती है। ऑप्शन ए मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन बी वाहिका ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो हम लोग पढ़े थे कि ग्रंथियों का निर्माण करती है, मतलब कौन सा ऊतक
आप पहले क्वेश्चन पढ़े हैं कि कौन सा ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, और हम लोग उसका सही आंसर दिए थे एपिथेलियम। तो एपिथेलियम का ही हिंदी में होता है वाहिका। वाहिका ऊतक जो होती है वो ग्रंथियों का निर्माण करती है। इसलिए रेलवे में, खासकर रेलवे और एसएससी दोनों में खासकर ये है कि कभी कभी इंग्लिश का टर्म ही लिख देता है, ठीक है, जैसे एपिथेलियम ही लिख देगा, ठीक है। तो इस प्रकार में कभी कभी कन्फ्यूजन हिंदी वाले स्टूडेंट को हो जाता है। तो इसलिए खासकर बायोलॉजी में कुछ कुछ कीवर्ड जो हैं वे इंग्लिश में भी याद रख ले, तो उसको ये बोला जाता है, ठीक है। पढ़ते 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 बार बार रिवीजन से, बार बार एमसीक्यू से ये याद भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाहिका। और वाहिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिथेलियम। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी इसका भी देख लेते हैं। बोला गया कि वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, पहला आंसर तुरंत मिल गया। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्त्राव व संश्लेषण करती है। कौन सा ऊतक? तो वाहिका ऊतक जो एपिथेलियम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, वाहिका या एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट टिश्यू में पहला क्वेश्चन हमारा है कि पुराने जाइलम जो ओल्ड एक्ज्यूम होते हैं, पुराने जाइलम में, जाइलम किसको कहते हैं पता है आप लोगों को सब कुछ डिटेल? पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? किस प्रकार के पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए, वृद्धि संवर्धक पदार्थ को, ऑप्शन बी, रेजिन और गोंद को, ऑप्शन सी, यूरिक एसिड को या यूरिक अम्ल को, ऑप्शन डी, अमोनिया, यूरिया और अमीनो एसिड को या अमीनो अम्ल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद को, ठीक है। जब भी अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करेगी पादप में तो वे रेजिन और गोंद के रूप में करता है, ठीक है। तो इसका डिटेल थोड़ा सा देखिए कि पुराने जाइलम, ठीक है, जो ओल्ड एक्ज्यूम है, एक्जुलुम है, में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। सही है। जाइलम, जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण की क्रिया पौधे में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है, ठीक है। एक प्रक्रिया होती है रसारोहण, जैसे केशिकत्व जैसे होता है ना, वैसे ही रसारोहण होता है पौधों में, और वह प्रक्रिया जाइलम वाहिनी के कारण ही होता है। तो समझ गए कि जाइलम क्या होता है कि जल का संवहन करवाता है, ठीक है, जल व खनिज का, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेजिन और गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम डिटेल इसलिए लिखा है कि बाद में भी आप रिवीजन करते हैं तो उस समय पढ़ के कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रेलवे में बच्चों को फंसाता है। ये लाइन दे देता है, ठीक है, लाइन दे देता है कि कौन सा कथन सही है। अब वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज रहता है। प्रेशराइज के समय में क्या होता है ना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है, इसको देखने में थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो आप आराम से मतलब कि इसको दूसरी बार भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्या यह कथन सत्य है? हमको सत्य कथन चुनना है, ठीक है। पादप, पहला है कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। अपशिष्ट उत्पाद तो ये नहीं है। तीसरा है कि पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है।
ऑप्शन डी कि कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रेजिन के रूप में संचित होता है। हाँ, तो रेजिन व गोंद के रूप में संचित होता है पादप। कुछ पादपों में अपशिष्ट उत्पाद जो होता है वह रेजिन के रूप में संचित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका थोड़ा सा डिटेल कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल रेजिन के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ था वहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीजन, और पादप जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो करते हैं। पादपों में अतिरिक्त जल का स्थानांतरण द्वारा निकाला जाता है, ये नहीं होता है। और कुछ पादपों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल रेजिन के रूप में संचित होते हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। आप लोग फटाफट पहले इसका आंसर मारिए, फिर डिटेल के साथ हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। ऑप्शन ए कोलेनकाइमा, ऑप्शन बी संवाहिका, ऑप्शन सी वाहिका, ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट पहले आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे, इसका डिटेल पहले देखिए। कोलेनकाइमा दिया हुआ है कि ऑप्शन ए कोलेनकाइमा कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है। ये कोशिकाएं संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, इनमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि कोलेनकाइमा जो है वो पौधों को संरक्षण करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और कोलेनकाइमा जो होता है वे पादपों में संवहनी ऊतक, मतलब जल को ले जाना, खनिज लवण को ले जाना या भोजन को स्थानांतरण करना, यह प्रक्रिया मतलब संवहनी का प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन है जो असत्य है। इनमें से कोई एक ही कथन है जो असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सब सत्य कथन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा का उपयोग एटीपी द्वारा होता है। ऑप्शन बी है कि आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाता है। ऑप्शन सी है कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। ऑप्शन डी है कि सुक्रोज के कारण प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य कथन के लिए हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। कौन है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है, जल नहीं जाने देता है। ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी ग्लूटीन, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी लिग्निन। तो इस प्रश्न का सभी कोई सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा लिग्निन। बहुत अच्छा, तो देखिए इसका फिर भी डिटेल देख लेते हैं कि लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है
जो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और विभिन्न तनावों का प्रतिरोध आदि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लिग्निन। ठीक है, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? ऑप्शन ए, रसधानियों, छाल और लाइसोसोम में। ऑप्शन बी, पत्तियों, लाइसोसोम और अवर्णी लवक में। ऑप्शन सी, लाइसोसोम, फलों और अवर्णी लवक में। ऑप्शन डी, पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। देखिए, स्पष्ट है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। इसको किस रूप में करते हैं? रेजिन के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पत्ती में करते हैं, रसधानियों में करते हैं और पुराने जाइलम में करते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का सनवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? फटाफट बतलाइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। बहुत बढ़िया, कोई कोई आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, फटाफट दीजिए कि फ्लोएम पौधे का सनवहनी ऊतक होता है जो किसका परिवहन करता है? फटाफट बताइए। जाइलम, फ्लोएम, फटाफट बताइए इसका सही आंसर। पोषक का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, पोषक का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि जल का कौन करता है? तो जल का कौन करता है? जाइलम। ठीक है, बाकी गैसों का तो होता नहीं है, ऑक्सीजन का तो नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए डिटेल थोड़ा सा पहले, जिनका जिनका गलत हुआ वो डिटेल देखिए। डिटेल नहीं लिखा हुआ लेकिन हम बता देते हैं कि फ्लोएम पौधे की सनवहनी ऊतक होता है जो पोषक का परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और इनमें खुले लवणों का संवहन होती है। फ्लोएम सजीव ऊतक है, इसमें मुख्यतः चलती नलिकाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रॉल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। सही है। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्ताओं में संचित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है, अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाले पत्तियों में संचित हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट पहले आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखते डिटेल है। देखिए, पदार्थों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है। जबकि अन्य कथन पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में सही है। तो स्टार्च के रूप में नहीं, रेजिन के रूप में ना। संचित किसके रूप में होता है? ग्लूकेन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन या ग्लूकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं अर्थात जंतु उत्तक प्रकार का नहीं है? मेरिस्मेटिस उत्तक, त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं, इसमें कौन सा उत्तक नहीं है जो जंतु उत्तक नहीं है? फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरिस्मेटिक उत्तक। ठीक है, जंतुओं के शरीर में उपकला उत्तक, जिसको हम लोग त्वचीय उत्तक बोलते हैं, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक उत्तक पौधों में पाया जाता है, या पादप कोशिका का एक प्रकार है। पादप उत्तक
मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विभाज्योतक और दूसरा अस्थाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे का कौन सा भाग, कोई भी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पीछे की शेष भागों में जल का परिवहन करता है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पीछे की शेष भागों में जल का परिवहन करता है। ऑप्शन ए स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन बी फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन सी मृदुत्तक उत्तक, ऑप्शन डी जाइलम उत्तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जाइलम उत्तक। ठीक है, ऑप्शन डी जाइलम उत्तक। देखिए, जाइलम पादपों में पाए जाने वाला उत्तक है। यह एक प्रकार का जटिल अस्थायी उत्तक है जिसका प्रमुख कार्य होता है जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम उत्तक। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के सक्षम करता है। कौन सा करता है, पानी और खनिज का कौन करता है, इतना बार बोले, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया दे रहे हैं आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदुत्तक और स्थूल उत्तक किस उत्तक के प्रकार हैं। मृदुत्तक और स्थिर उत्तक किन उत्तकों की प्रकार हैं, संवहन उत्तक के, यांत्रिक उत्तक के, सरल अस्थायी उत्तक के, कि तंत्रिका उत्तक के। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, अस्थायी उत्तक के दो प्रकार हैं, मृदुत्तक और स्थूल उत्तक। ठीक है, जिसको मृदुत्तक, देखिए मृदुत्तक का भी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, और दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक जिसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, और स्थूल स्थूल कोण उत्तक जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्थूल उत्तक, उसी को बोलते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कैलेनकाइमा पढ़े हैं हम लोग, बहुत विस्तार से पढ़े हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, पादप उत्तक के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। ऑप्शन सी, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन डी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। ये इसमें देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, तो आप लोग फटाफट बताइए कि इनमें से किसको मारिएगा कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें किसको मारिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है। तो सही बात है कि जटिल उत्तक के प्रकार हैं, ऑप्शन बी कि जटिल उत्तक के ही प्रकार है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो जाइलम में दोनों दिशाओं में नहीं होगा। ठीक है, जाइलम में क्या होगा, सिर्फ एक दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर, क्योंकि खनिज और जल जो है नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लीजिए एक बार, कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक कहते हैं। ठीक है, मिल गया आंसर। ये दोनों पौधे में पाए जाने वाले संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक के प्रकार हैं, जाइलम जल व खनिजों के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कि उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन से उत्तक हैं जो संवहन पुल बनाते हैं, संवहन पुल बनाते हैं, कौन से उत्तक।
संवहन पुल बनाना मतलब संवहन के ही कौन प्रकार हैं, तो हम लोग बार बार चिक चिक के आंसर बोलेगा। देखिए ऑप्शन ए है जैलम और स्थूल कोण उत्तक, ऑप्शन बी है जैलम और मृदुत्तक उत्तक, ऑप्शन सी है जैलम और फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन डी है जैलम और दृढ़ उत्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जैलम और फ्लोएम ना, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन से उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, मतलब कि संवहन उत्तक मतलब संवहन के कौन कौन मतलब संवहन पुल बनाने के लिए जैलम और फ्लोएम की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, संवहन तो यही दोनों प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। बोलता है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार आकृति कार्य उद्यम की दृष्टि से समान होती है। उत्तक जिसको टिश्यू कहलाता है। जैलम और फ्लोएम उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, संवहन पुल अर्थात एक इकाई की तरह कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा उत्तक है जो युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, युग्म संवहनी बंडल। इसका भी आंसर फटाफट दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ नहीं किया है, खाली क्वेश्चन को समझना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बाकी खाली क्वेश्चन को ही घुमाया है। ठीक है, तो आप लोग को फटाफट बतलाना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कि संवहनी वहां पे था संवहनी पुल, यहाँ है संवहनी बंडल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैलम और फ्लोएम ही होगा, जैलम और फ्लोएम होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए डिटेल क्या है। आप लोग एक चीज और गेस कीजिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन जो पहले का क्वेश्चन था, ये देखिए 4/12/2018 को आया हुआ है, 4/12/2018 को आया हुआ है, और ये क्वेश्चन 2/11/2018 को आया हुआ है। मतलब कि अगर यदि आप लोग कभी भी क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाइएगा, अगर यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके जाइएगा, तो आप याद रखिएगा कि 70% क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से ही रहेंगे, पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर 70% क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोग देखिएगा 74, 75, 76 या 75 तक में ही देखिएगा, 75% में ही सबका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 75% लाने वाले लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा पढ़ने की चेष्टा मत कीजिए, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, बार बार रिवीजन करने की चेष्टा कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार लगाइए और हमारे बैच के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस प्रश्न में क्या किया था, सिर्फ यहाँ संवहनी पुल की जगह संवहनी बंडल कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आएगा उसको इंग्लिश में भी करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। किसके अतिरिक्त, इनमें से एक के अतिरिक्त, इनमें से एक के अतिरिक्त सबसे मिलकर बना है फ्लोएम। सबसे पहले फ्लोएम जैलम, जैलम फ्लोएम, जैलम फ्लोएम में कोई कंफ्यूजन नहीं, जैलम जल और खनिज को, फ्लोएम भोजन को। ठीक है, भोजन को संवहन करता है। अब यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक को छोड़कर सभी से मिलकर बना है फ्लोएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए किससे नहीं मिलकर बना है उसी को छांटना है। ठीक है, चालनी नलिकाएं से मिलकर बना है कि नहीं, ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका से मिलकर बना है कि नहीं, ऑप्शन सी सहकोशिका से मिलकर बना है कि नहीं, ऑप्शन डी फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है कि नहीं, तो चालनी नलिकाएं से मिलकर बना है। ठीक है, फ्लोएम वाहिका से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, फ्लोएम वाहिका, फ्लोएम वाहिका एपिथेलियम इससे नहीं मिला है, सहकोशिका से मिलकर बना है, फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है, फ्लोएम तंतु से मिलकर बना है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
बोल रहा है कि फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला वह संयोजी उत्तक है, वह संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है, यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है क्या, संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। कौन कौन? चालनी नालिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देख मिल गया होगा कि फ्लोएम वाहिका द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम वाहिका।